नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र भारत और चीन का, जिसमें आपको बताएंगे कि अब मलेशिया ने ड्रैगन को दिखाई आंखें और चीन के 60 नागरिकों को कर लिया गया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, चीन को इस वक्त बड़ा झटका लगा है वैश्विक स्तर पर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन की इस हरकत पर जापान ने भी दिखा दी है चीन को आंख। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन पाक की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है भारत, और भारत ने बनाया है खास प्लान। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अब मलेशिया ने ड्रैगन को दिखाई आंखें, 60 चीनी नागरिक किए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, चीन को अपनी आक्रामक नीतियों के चलते कई देशों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ताइवान के कड़े कदम के बाद अब मलेशिया ने अपनी जल सीमा में 60 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चीन में रजिस्टर्ड 6 मछली मारने वाले जहाज भी जब्त किए हैं। मलेशियाई अधिकारियों ने कहा कि ये लोग मलेशिया की जल सीमा में घुस आए थे। बता दें कि चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी दिखाता रहा है। साल 2016 से 2019 के बीच चीन ने मलेशिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 89 बार घुसपैठ की है, लेकिन अब मलेशिया ने सख्त कदम उठाए हैं। दरअसल दक्षिणी चीन सागर खनिजों के लिहाज से समृद्ध इलाका है। इसके अलावा इस रूट से दुनिया के व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यही वजह है कि चीन हर हाल में यहाँ से पीछे नहीं हट रहा है, और यही वजह है कि पड़ोसी देशों के साथ ही उसकी अमेरिका से भी तनातनी है। मलेशियाई मैरीटाइम इन्फोर्समेंट एजेंसी ने कहा कि चीनी जहाज़ों और मछुआरों को जोहर राज्य के पास समंदर में पकड़ा गया। एमएमईए के रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद जुल्फदली नयन ने बताया कि ये सभी जहाज़ चीन के किन्हू आंगडाओं में रजिस्टर्ड हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में 6 जहाज़ों के कप्तान और 54 मछुआरे हैं। एजेंसी ने कहा कि शायद ये जहाज़ मॉरिटानिया जा रहे थे, लेकिन किसी गड़बड़ी की वजह से रुक गए थे। इस साल की शुरुआत में एक चीनी खोजी जहाज़ मलेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 1 महीने तक रहा था, जिसकी मलेशियाई तेल खोजी जहाज़ के साथ विवादित इलाके में तनातनी हुई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की इस हरकत पर जापान ने दिखा दी आंख। जी हां दोस्तों, अपने पड़ोसी देशों से संबंध खराब करने पर उतारू चीन ने अब जापान को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 23 पड़ोसी देशों से संबंध खराब कर पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन लगातार साजिश रच रहा है, लेकिन उसकी हर नापाक हरकत का इन देशों की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। चीन ने अब अवैध रूप से जापान में घुसना शुरू कर दिया है। जापान सरकार ने मंगलवार को विवादित पूर्वी चीन सागर द्वीपों से जापान के क्षेत्रीय जल में चीनी तटरक्षक जहाज़ों के प्रवेश पर चीन को आंख दिखा दी। जापान ने मजबूत विरोध दर्ज कराया। शीर्ष सरकारी प्रवक्ता ने चीनी जहाज़ों से पूर्वी चीन सागर में विवादित द्वीपों के आसपास अपने क्षेत्रीय जल छोड़ने को कहा है। जापानी अधिकारियों ने कहा कि चीनी जहाज़ों ने तीसरे दिन बाहर जाने से इनकार कर दिया। चीनी जहाज़ों ने 11 अक्टूबर को जापानी प्रादेशिक जल में प्रवेश किया और 2 दिन से अधिक समय तक वहां बने रहे। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जापानी मुख्य कैबिनेट सचिव कट्सुनोबु काटो ने कहा कि जापानी समुद्री सुरक्षा पोत जापान के क्षेत्रीय जल छोड़ने की मांग को दोहराते हैं। मुख्य कैबिनेट सचिव कट्सुनोबु काटो ने कहा कि जापानी नियंत्रित सेनकाकू द्वीपों के आसपास चीनी जहाज़ों की उपस्थिति अफसोसजनक है। काटो ने कहा कि जहाज़ों के पहली बार रविवार को क्षेत्र में चले जाने के बाद जापान ने कूटनीतिक माध्यमों से चीन के इस कदम का कड़ा विरोध किया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, दियाओ द्वीप समूह और उससे संबद्ध द्वीप चीन के निहित क्षेत्र हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के लिए भारत तैयार, बनाया ये खास प्लान। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ चीन के साथ तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन और पाकिस्तान दोनों देशों से निपटने के लिए एक बीआर प्लान तैयार किया है। जी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सशस्त्र बल एलएसी और एलओसी दोनों ही मोर्चों पर मुस्तैद है। बार बार वायुसेना और थल सेना की तरफ से कही भी गया है, हम किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। दोनों देशों से तनाव के बीच भारत ने एक खास प्लान तैयार किया। इसे बीआर प्लान कहा जा रहा है। अगर किसी भी तरह की नापाक हरकत बीजिंग और इस्लामाबाद की तरफ से की जाती है तो भारत इस प्लान के जरिए उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। सेना के सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएलए की हर गतिविधि का जवाब देने के लिए एलएसी पर भीष्म टैंक की तैनाती की गई है। पूर्वी लद्दाख में करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने दुश्मन के होश फाख्ता कर देने वाले भीष्म टैंक को तैनात कर दिया है। अगर चीन की सेना वहां यथास्थिति बदलने की कोशिश करती है तो उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं एलएसी के दूसरी तरफ
चीन ने T-63 और T-99 टैंक तैनात किए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भीष्म चीनी टैंकों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। इस प्लान का दूसरा हिस्सा आर यानी राफेल है। राफेल ने पहले ही चीन और पाकिस्तान दोनों ही नींद हराम कर रखी है। पाक के सेना प्रमुख जनरल बाजवा राफेल की ताकत के सामने हाल ही में अपने डर का इजहार किया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने बयान दिया था कि भारत पाकिस्तान पर राफेल लड़ाकू विमान के इस्तेमाल की योजना बना रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का खौफ बेवजह नहीं है। भारत ने राफेल की तैनाती अंबाला एयरबेस पर की है, जिससे पाक पहले ही उसकी जद में है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को भारत की इस बात से लगी है मिर्ची। आखिरकार विदेश मंत्रालय ने बता दी वजह। जी हां दोस्तों, चीन ने भारत से सीमा विवाद की सबसे बड़ी वजह बताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत चीन से लगी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है और सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, जो तनाव की मूल वजह है। चीन विवादित सीमा के करीब भारत के सैन्य उपकरणों को बढ़ाने का विरोध करता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, कुछ वक्त से भारतीय पक्ष सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है और सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है, जो दोनों पक्षों के बीच तनाव का मुख्य कारण है। हम भारतीय पक्ष से अपील करते हैं कि आपस में बनी सहमति पर अमल करें और ऐसे कदम उठाने से बचे जिससे हालात और तनावपूर्ण हो। भारत सीमा इलाके में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए ठोस कदम उठाए। झाओ से भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बनाए जा रहे पुलों को लेकर सवाल किया गया था। इन पुलों की मदद से चीन के साथ सटे सीमाई इलाकों तक भारतीय सेना पहुंच आसमान हो जाएगी। भारत LAC पर लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के रोहतांग में दुनिया की सबसे लंबी टनल का भी उद्घाटन किया, जिसे लेकर चीनी मीडिया में भी खूब चर्चा हुई। PM नरेंद्र मोदी ने सुरंग का उद्घाटन करते हुए कहा था कि ये सुरंग देश के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की नई ताकत बनेगी। PM मोदी ने चीन को इशारों में संदेश देते हुए कहा कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई पर तेजी से काम चल रहा है। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने भी अटल टनल को लेकर एक ओपिनियन आर्टिकल छापा था और कहा था कि चीन के साथ जंग में यह टनल काम नहीं आएगी। भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई वार्ता हो चुकी है, हालांकि अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। पिछले सप्ताह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित 44 पुलों का उद्घाटन किया था। BRO 102 पुलों पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की चीन से लगती सीमा के करीब 30 पुलों का निर्माण कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अरुणाचल और लद्दाख का भी अपने बयान में जिक्र किया। झाओ ने कहा, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चीन ना तो भारत के अवैध केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता देता है और ना ही अरुणाचल प्रदेश को। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कश्मीर पर भारत सरकार के फैसले को लेकर अपने बयान में कहा था, चीन ने हमेशा से भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र में चीनी इलाके को शामिल करने का विरोध किया है। चीन का रुख स्थिर है और ये कभी नहीं बदलेगा। जब पिछले साल भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन का दौरा किया था, तो उन्होंने अपने समक्ष को आश्वस्त भी किया था कि लद्दाख की स्थिति में बदलाव का LAC पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद चीन ने पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाने की कई बार कोशिश की। दरअसल चीन का कश्मीर के एक बड़े हिस्से अक्साई चीन पर कब्जा है, जो लद्दाख के ठीक पूर्व में स्थित है। लद्दाख पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण चीन के लिए परेशानी का सबब बन गया। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए चीन के विदेश मंत्री ने कहा था कि इस कदम से चीन की संप्रभुता के लिए चुनौती पैदा होती है और इससे दोनों देशों के बीच सीमाई इलाके में शांति व स्थिरता कायम रखने के समझौते का भी उल्लंघन हुआ है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने S जयशंकर से मुलाकात में ये भी बातें दोहराई थीं कि भारत के नए फैसले में चीनी क्षेत्र शामिल हैं। साल 1962 में पाकिस्तान के साथ संधि करते हुए चीन ने कश्मीर से लगे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। वर्तमान में चीन और पाकिस्तान का व्यापार नवनिर्मित कराकोरम हाईवे से होता है, जो पश्चिमी कश्मीर क्षेत्र में दोनों देशों को जोड़ता है। अरबों डॉलर की लागत से बने चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर परियोजना के तहत इस हाईवे को कई लेन वाले हाईवे में विकसित किए जाने की योजना है। अपने आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचने के डर से भी चीन बेचैन हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनाव के बीच ताइवानी राष्ट्रपति को याद आया भारत। ताजमहल की तस्वीर ट्वीट कर यह लिखा। जी हां दोस्तों, चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय जनमानस जमकर ताइवान का समर्थन करता दिखाई दे रहा है। हाल ही में ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर बड़ी संख्या में भारतीयों ने शुभकामना संदेश भेजे थे, जिसके जवाब में ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इन वेंग ने भारतीय लोगों का धन्यवाद किया था। अब उन्होंने एक बार फिर भारत के लोग, भारतीय संस्कृति और भारतीय स्थापत्य कला की जमकर तारीफ की है। त्साई इन वेंग ने अपने ताजमहल दौरे की तस्वीर ट्वीट
करते हुए लिखा कि भारत के हमारे मित्रों को नमस्कार, मुझे यहाँ फॉलो करने के लिए धन्यवाद। आपके शुभकामना संदेश मुझे आपके अविश्वसनीय देश में बिताए गए यादगार पलों की याद दिलाते हैं। आपके वास्तु चमत्कार, जीवन संस्कृति और दयालु लोग वास्तव में अविस्मरणीय हैं। मुझे अपना वह समय बहुत याद आता है। ताइवान को उसके राष्ट्रीय दिवस पर भारत से भेजे गए शुभकामना संदेशों के जवाब में ताइवानी राष्ट्रपति ने भारतीय लोगों को शुक्रिया कहा था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि शुभकामना संदेश के लिए भारत के सभी लोगों का धन्यवाद। हम स्वतंत्रता और मानवाधिकारों जैसे हमारे साझा मूल्यों की रक्षा करने और हमारे लोकतांत्रिक जीवन की रक्षा करने पर गर्व कर सकते हैं। नमस्ते। चीन की सरकारी मीडिया दिन में कई बार अपने हथियारों को दिखाकर ताइवान को जंग की धमकी दे रही है। चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका की सेना ताइवान वापस लौटी तो चीन युद्ध छेड़ देगा। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने अमेरिका और ताइवान को धमकाते हुए कहा कि चीन अलगावरोधी कानून एक ऐसा टाइगर है जिसके दांत भी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई में बुधवार से शनिवार तक भारी बारिश का अनुमान, ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 13 से 17 अक्टूबर के बीच तेज बारिश और जोरदार बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी कर सभी आपातकाल सेवा को अलर्ट पर रहने को कहा है और लोगों से समंदर और तटीय इलाकों से दूर रहने को कहा है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ तेज हवाओं का भी भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर में गुरुवार के लिए और अगले 3 दिनों तक दक्षिणी कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में इन इलाकों में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा मुंबई, ठाणे और पालघर में शुक्रवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में 13 से 17 अक्टूबर के दौरान भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र पहले से ही राज्य के अंदरूनी हिस्सों में बारिश में वृद्धि देख रहा है। मौसम विभाग द्वारा पूरे महाराष्ट्र के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, सोलापुर, लातूर और नांदेड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनाव के बीच 28 अक्टूबर को लद्दाख जाएगी संसदीय समिति, अग्रिम चौकियों का लेगी जायजा। जी हां दोस्तों, चीन से तनाव के बीच एक संसदीय समिति 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर जाएगी। इस दौरान समिति सीएजी रिपोर्ट के तहत भी जायजा लेगी, जिसमें हाई एल्टीट्यूड पर काम कर रहे सैनिकों के मौसमी कपड़े, स्नो गॉगल्स की कमी का जिक्र किया था। इसके साथ ही समिति जवानों के आवास, राशन और अग्रिम चौकियों का भी जायजा लेगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इससे संबंधित अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता में पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्य 28-29 अक्टूबर को लेह की यात्रा कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसदीय समिति के दौरे की अनुमति दे दी है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखकर लद्दाख क्षेत्र का दौरा करने, वहां तैनात जवानों के साथ बातचीत करने और उनके कामकाज की स्थितियों और आवश्यकताओं को समझने के लिए यात्रा की अनुमति मांगी थी। यह समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की उस रिपोर्ट का भी अध्ययन कर रही है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड पर काम कर रहे जवानों के मौसमी कपड़े, उपकरण और अन्य आवश्यकताओं का जिक्र किया गया था। इससे संबंधित अधिकारियों ने कहा कि पीएसी ने 6 सितंबर को एक बैठक के दौरान सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ जवानों के राशन और कपड़ों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की थी। इस बैठक के दौरान ही पीएसी अध्यक्ष ने लद्दाख दौरे की बात कही थी, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था। पीएसी अपनी यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए 23 अक्टूबर को ओम बिरला से फिर मुलाकात कर सकती है। बता दें कि फरवरी में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में कैग ने सियाचिन और लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में तैनात जवानों के मौसमी कपड़े, उपकरण और राशन की कमी की बात कही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मलेशिया ने सिखाया चीन को सबक, ताइवान ने शुरू की युद्ध की तैयारी। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ उसके पड़ोसी देशों ने भी मोर्चा खोल दिया है। भारत के बाद अब दूसरे देशों ने भी हिम्मत जुटाते हुए चीन को जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत ने इसकी शुरुआत की तो मलेशिया और ताइवान ने भी आगे बढ़ते हुए चीन को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। मलेशिया ने पहली बार चीन को साउथ चाइना सी में सबक सिखाया है। वहीं ताइवान ने भी चीन की धमकियों का जवाब देने के लिए युद्ध की तैयारियां तेज कर दी हैं। इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह भारत का चीन की चुनौती को दबाव देना बताया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से भारत ने खड़े होकर हर मोर्चे पर चीन को जवाब दिया है, उससे हिम्मत जुटाते हुए दूसरे देश भी चीन के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। दक्षिणी चीनी सागर में लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। मलेशिया ने चीन के 6 जहाजों को घेरकर 60 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया है। यह घटना शनिवार की है। जानकारों का कहना है कि चीन के ये जहाज जानबूझकर मलेशियाई जल सीमा में मछली पकड़ रहे थे, जिसके बाद हरकत में आई मलेशियाई नौसेना ने कार्रवाई करते हुए इन जहाजों पर सवार 60 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले कुछ ही दिन पहले इंडोनेशिया ने भी चीनी कोस्ट गार्ड के एक शिप को अपनी समुद्री सीमा से बाहर खदेड़ा था,
चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ ताइवान और अमेरिका भी लगातार एक्शन में है। अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान को हथियारों से लैस कर रहा है। यूएस और ताइवान के बीच एक नई आर्म्स डील को मंजूरी मिल गई है। करीब 513 अरब रुपयों की इस डील से ताइवान को अमेरिका की तरफ से एडवांस मिसाइलें और सेंसर्स मिलेंगे। बताया जा रहा है कि यह अमेरिका और ताइवान के बीच हुई दूसरी सबसे बड़ी हथियारों की डील है। इससे पहले चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए 2019 में ताइवान ने अमेरिका से 587 अरब रुपयों की डील की थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान चीन के खिलाफ ये है भारत का बीआर प्लान, खौफ में दोनों देश। जी हां दोस्तों, बीआर प्लान से चीन पाकिस्तान में खौफ चल रहा है। कल 7वीं बार भारत और चीन के बीच भारतीय क्षेत्र चुशुल में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, जिसमें डिसएंगेजमेंट पर एक बार फिर दोनों देश के अधिकारियों ने बातचीत की। और इसी बैठक से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान की साजिशों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इशारों में कहा कि चीन एक खास लक्ष्य के तहत विवाद को बढ़ाता जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान का देश हित में मतलब निकाला जाए तो दो बातें बिल्कुल साफ है। पहली, एलएसी पर जानबूझकर विवाद बढ़ाने के पीछे चीन का एक सीक्रेट मिशन है, और दूसरी, एलएसी पर चीन का ये मिशन भारत के विरुद्ध युद्ध की शक्ल में भी सामने आ सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ देश के वायुवीर पराक्रम के लिए तैयार हैं, लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारी कैसी है? चीन के खिलाफ भारत का बीआर प्लान तैयार है, और बी यानी भीष्म टैंक की गर्जना से लद्दाख की 3 प्रमुख चोटियों पर चीन कांप रहा है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने 15,000 से 17,000 फीट की ऊंचाइयों पर बलशाली टैंकों को तैनात किया है। यानी इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे भारतीय सेना का मकसद साफ है कि चीन अगर दुस्साहस करेगा तो संभावना है कि चीन को भीष्म का प्रचंड प्रहार सहना पड़ेगा। चीन को घमंड है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश ने चीन को दिया बड़ा झटका, चाइनीज वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश ने चीन को बड़ा झटका देते हुए उसके कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर पैसे लगाने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश में चीन की दवा निर्माता सिनोवैक बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अब अधर में लटक गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीनी दवा निर्माता द्वारा अनुरोध की गई फंडिंग से इनकार कर दिया है। सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड ने 24 सितंबर को लिए एक पत्र में कहा था कि जब तक सरकार फंड मुहैया नहीं कराएगी तब तक ट्रायल में देरी होती रहेगी। हालांकि एक समझौते के अनुसार सिनोवैक बायोटेक ट्रायल की लागत को वहन करने वाली थी। स्थानीय मीडिया के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मालिक के हवाले से कहा कि सिनोवैक को अपने पैसे से ट्रायल चलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मंजूरी मांगते समय खुद के पैसे से ट्रायल करने की बात कही थी, इसीलिए उन्हें अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि किसी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी देने के बाद उस देश का काम खत्म हो जाता है। कंपनी ने ट्रायल के लिए अनुमति मांगते समय फंडिंग को लेकर कोई बात नहीं की थी। चीन की सरकार और हमारे बीच इस तरह का कोई अनुबंध नहीं हुआ है। यह एक निजी कंपनी है और हम निजी कंपनी के साथ सह वित्त पोषण नहीं कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 4,200 वॉलंटियर्स पर ट्रायल का संचालन करने के लिए लगभग 60 करोड़ बांग्लादेशी टका का खर्च आएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि बांग्लादेश को सिनोवैक वैक्सीन मिलेगी, भले ही परीक्षण योजना के अनुसार आगे ना बढ़े। जाहिद मालिक ने कहा कि बांग्लादेश को भी वैक्सीन की जल्द मिलेगी और हम इसे विकसित करने पर भारत के साथ सहयोग करेंगे। मंजूरी मिलने के बाद हम इस वैक्सीन को खरीद सकते हैं। सिनोवैक WHO के साथ काम करेगा और यह विभिन्न देशों को वैक्सीन प्रदान करेगा। यह हमें भी मिलेगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, कोरोना पर पीएम मोदी की महाराष्ट्र को सलाह। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कोरोना काल में सावधान रहने की अपील की है। मोदी ने कोरोना से बचाव के लिए दिया गया सरकार का नारा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं भी दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन करते हुए कही। डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा के विमोचन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मकथा का विमोचन भले आज हुआ हो, लेकिन उनके जीवन की कथाएं महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में पहले से मौजूद हैं। डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की तरफ से पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने सत्ता और राजनीति के जरिए हमेशा समाज की भलाई का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि राजनीति को समाज के सार्थक बदलाव का माध्यम कैसे बनाया जाए, गांव और गरीब की समस्याओं का समाधान कैसे हो। पीएम ने आगे कहा, गांव गरीब के विकास के लिए, शिक्षा के लिए उनका योगदान हो, महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव की सफलता का उनका प्रयास हो। यह आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देगा। इसलिए बाला साहेब विखे पाटिल के जीवन पर यह किताब हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं कोविड-19 महामारी पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। महाराष्ट्र में स्थिति थोड़ी और चिंता में डालने वाली है। मेरी सबसे अपील है कि मास्क और सामाजिक दूरी के लिए अभी गैर जिम्मेदार ना हो, इनका पालन करें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बता दें कि महाराष्ट्र भारत में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां अब तक 15,35,315 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। इसमें से
2,12,439 केस एक्टिव हैं, वहीं 40,514 की जान जा चुकी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान कांग्रेस में फिर बगावत। विधायक ने कहा, दलितों की सुनवाई नहीं, ब्राह्मण मंत्री नहीं करते काम। जी हां दोस्तों, करौली में पुजारी की हत्या को लेकर बीजेपी की आलोचनाओं का सामना कर रही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अब उनके ही एक विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के एक दलित विधायक ने आरोप लगाया है कि सरकार में ना तो दलित विधायकों की बात सुनी जाती है और ना ही कर्मचारियों की कोई सुनवाई होती है। उन्होंने कहा कि सरकार में जो ब्राह्मण मंत्री बैठे हुए हैं वह दलितों के काम नहीं करते हैं। कटुमर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले कांग्रेस के विधायक बाबूलाल बैरवा ने अशोक गहलोत सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाया है। बैरवा ने कहा है कि जब भी मैं दलितों के काम के लिए कोई कागज देता हूं, वह काम नहीं होता है। अभी स्वास्थ्य विभाग ने ही 4 ट्रांसफर दिए थे, जिसमें से 1 ब्राह्मण थे और 3 दलित थे। ब्राह्मण का टाइटल देखकर उसका ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि तीनों दलितों का ट्रांसफर नहीं हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खदेड़ी गई चीनी सेना, दौड़ा लिया इस देश ने, हथियारों के साथ घुस रहा था जहाज। जी हां दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर में अब चीन के खिलाफ उसके ही पड़ोसी देशों ने हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। ऐसे में जापान ने रविवार को सेनकाकू आइलैंड के नजदीक अपने बॉर्डर में घुस आए चीन के 2 जहाजों को फौरन वापस लौटने की चेतावनी दी है, जिसके बाद वे वापस अपनी सीमा में लौट गए। सूत्रों से सामने आई रिपोर्ट के अनुसार चीन के गश्ती करने वाले 3 जहाज जापान की एक मछली पकड़ने वाली नाव का पीछा कर रहे थे। चीनी जहाज जापान की समुद्री सीमा में घुसपैठ चीन के विरुद्ध खड़े पड़ोसी देश अब आक्रोशित होते जा रहे हैं। ऐसे में चीन की गश्ती करने वाले जहाजों में से 2 जापान की समुद्री सीमा में घुस आए। ये जहाज सुबह से शाम तक जापान के समुद्री इलाके में रहे, जिसके बाद जापान कोस्ट गार्ड ने उन्हें वापस लौटने को कहा। 28 अगस्त के बाद ये पहला मौका था जब चीन के जहाज जापान की सीमा में घुसे थे। साथ ही इस साल अब तक 18 बार चीन के गश्ती जहाज जापानी की समुद्री सीमा में घुसपैठ कर चुके हैं। ऐसे में अब चीन के जहाजों की हरकतों को देखते हुए जापान ने अपने इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर पर पिछले कुछ महीनों से गश्त तेज कर दी है। एक दिन पहले ही मलेशिया ने भी चीन की मछली पकड़ने वाली 6 नावें जब्त कर ली थीं। 6 मछली पकड़ने वाले नावें जब्त। इसके साथ ही मलेशिया ने भी दक्षिणी चीन सागर में चीन को चुनौती दी थी। मलेशिया की मैरीटाइम इन्फोर्समेंट एजेंसी ने शुक्रवार को चीन की 6 मछली पकड़ने वाले नावें जब्त कर ली थीं। असल में ये नावें मलेशिया की समुद्री सीमा में स्थित जोहोर की खाड़ी में गैर कानूनी ढंग से घुस आई थीं। इन पर सवार 60 चीनी नागरिकों को भी हिरासत में ले लिया गया था। MMEA के तांजुंग सिडिल जोन के डायरेक्टर कैप्टन मोहम्मद जुल्फादली नैन ने कहा था कि समुद्री क्षेत्र में ऑपरेशन चलाने के दौरान 2 अलग अलग जगहों पर चीन की नौकाएं नजर आई थीं। इसके बाद कार्रवाई की गई, किसी देश को कोई खतरा नहीं। इसी कड़ी में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान के मुताबिक यह आइलैंड शुरुआत से ही चीन का हिस्सा रहा है। हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अटल हैं। आगे कहते हुए, यहाँ पर हमारी सेना के प्लेन्स अपनी रूटीन उड़ानें भरते हैं। हमारी नौसेना भी नियमित तौर पर पेट्रोलिंग करती है। यह किसी भी तरह से इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन नहीं है। इससे किसी देश को कोई खतरा नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ ने चीन पाकिस्तान मिलीभगत की ओर किया इशारा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को सड़क संपर्क बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए पाकिस्तान चीन से खतरे की बात कही। सिंह की इस खतरे की बात तब कही जब भारत चीन पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम करने के लिए अपनी 7वें दौर की सैन्य वार्ता कर रहे थे। इन इलाकों में चीन पाकिस्तान किसी खास मिशन के तहत साजिश कर रहे हैं, लेकिन भारत इन संकटों का मजबूती से सामना कर रहा है। इन सभी क्षेत्रों में बड़े ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। उन्होंने कहा, आप हमारी उत्तरी पूर्वी सीमाओं पर बनी स्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। पहले पाकिस्तान, अब चीन की ओर से भी एक मिशन के तहत सीमा विवाद पैदा किया जा रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ हमारी करीब 7000 किलोमीटर लंबी सीमा है। रक्षा मंत्री ने सोमवार को सड़क सीमा संगठन द्वारा बनाए गए 44 पुलों के उद्घाटन के दौरान यह बातें कही। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में नेचिपू सुरंग के लिए आधारशिला भी रखी। इनमें से अधिकांश पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा तक जाने वाले क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं, जो भारत चीन गतिरोध के बीच बुनियादी ढांचे के लिहाज से एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इनमें से 8 पुल लद्दाख में हैं, 10 पुल जम्मू एवं कश्मीर में हैं। ये पुल रणनीतिक महत्व के हैं, दूरदराज के क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। यह 44 पुल 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश हर क्षेत्र में कोविड-19 के कारण उपजी अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान चीन की ओर से सीमा पर तनाव विवादों के इस चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल दूरदर्शी नेतृत्व में देश न केवल इन
संकटों का दृढ़ता से सामना कर रहा है, बल्कि सभी क्षेत्रों में बड़े ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि इस तरह की सभी परियोजनाओं में प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है, इनके समय पर निष्पादन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाता है। रक्षा मंत्री ने सोमवार को पश्चिमी, उत्तरी, उत्तर पूर्वी भारत में 7 सीमावर्ती राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में निर्मित 44 प्रमुख स्थायी पुलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जिनपिंग को साफ संदेश, खप जाएंगी चीन की कई पीढ़ियां, लेकिन कामयाब न होगी एलएसी पर कोई साजिश। जी हां दोस्तों, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन तनातनी को कम करने के लिए सोमवार को पूर्वी लद्दाख के चुशुल इलाके में 7वीं सैन्य कमांडर स्तर की बैठक आयोजित की गई। हालांकि इस बातचीत के बाद भी चीन पैंतरेबाजी पर उतरा हुआ है। चीन जब जब बात तब तब घात की फितरत से बाज नहीं आ रहा है। लद्दाख में बार बार पिटने के बाद बीजिंग बातचीत की गुहार लगाता है, लेकिन भारत जैसे ही बात करने के लिए तैयार होता है, चीन अपने प्रपंच वाले चरित्र पर लौट आता है। बीजिंग ने नया प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। चुशुल में 7वीं और आखिरी कोर कमांडर मीटिंग से ठीक पहले जिनपिंग की भोंपू मीडिया ने उन्मादी वीडियो जारी किया। उछलते कूदते अपनी कायर सेना की ताकत का बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया। ग्लोबल टाइम्स ने इस वीडियो को जारी करते हुए लिखा है कि चीन के पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के 100 से अधिक सैनिकों ने उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग इलाके में ट्रेनिंग के दौरान व्यूह की रचना की।